Hello, my dear students of class 10th. Welcome to this online class of biology. This is Shweta, your biology mentor. Students, in last lecture, I told you regarding the respiratory system of human being. मैंने आपको उन दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करते हैं. एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन जो है कौन कौन सी स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, किस तरह से रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. कॉन्टीन्यूअस अगर ये प्रोसेस रुक गई तो वी विल लीड टू डेथ. अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही हमको एनर्जी मिल रही है और रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम ब्रीदिंग कर रहे हैं. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट. तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. मीन्स कि थोड़ी मुश्किल प्रोसेस है, बहुत सारी प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है. कॉन्टीन्यूअस यानी कि लगातार होने वाली प्रोसेस है, राइट. तो जो फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन की, इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. 4 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं. नंबर 1 इज़ ब्रीदिंग, नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 3 इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, एंड नंबर 4 इज़ सेल्यूलार रेस्पिरेशन. सेल्यूलार वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है, टिश्यू रेस्पिरेशन जो टिश्यू के अंदर हो रहा है. आपको पता है कि हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट सेल है, सेल्स टिश्यू बनाते हैं. एक्सटर्नल जो बाहर हो रहा है, ब्रीदिंग इन, टेक एंड आउट, राइट. तो अब हम इन चारों की चारों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होती है? यू नो इट वेरी वेल कि ब्रीदिंग क्या होती है ना. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है सांस लेना और सांस छोड़ना, राइट. फ्रेश एयर को अंदर लेना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने आपको कल समझाया था, वो रास्ता जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फ्रेश एयर का अंदर आना लंग्स के अंदर, राइट. और फाउल एयर का बाहर जाना इज नोन एज ब्रीदिंग. मीन्स कि O2 का बॉडी के अंदर जाना, लंग्स के अंदर जाना, राइट. और CO2 का बॉडी के बाहर आना इज नोन एज ब्रीदिंग, राइट. नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्रीदिंग बेसिकली 2 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है. 1 स्टेप इज इंस्पिरेशन एंड अनदर स्टेप इज एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है. इन यानी कि अंदर, राइट. हेल लेना, एक्सहेलेशन बाहर, एक्स बाहर, हेलेशन छोड़ना, बाहर छोड़ना, अंदर लेना. तो इंस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन और इनहेलेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फ्रेश एयर है वो बॉडी लंग्स के अंदर जा रही है, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन किस किस की मूवमेंट होती हैं इसको हम फील भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, दिखने वाली प्रोसेस है. अगर आप अपनी रिब्स को टच करोगे, ठीक है. रिब्स क्या होती हैं? रिब्स पसलियाँ, रिब केज जो हड्डियों का ढांचा होता है. हमारी जो हमारी बॉडी है ये हड्डियों का एक ढांचा है. तो जो बीच वाला पोर्शन है, जो रिब्स होती हैं, मैंने आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम में समझाया हुआ है, रिब केज, ठीक है. तो रिब केज के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको स्टर्नम कहा जाता है. रिब केज के बीच वाला पार्ट जो होता है उसको स्टर्नम कहा जाता है. तो जब इंस्पिरेशन होता है तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है. थोरेसिक कैविटी क्या होती है? जो पूरा रिब केज है उसको थोरेक्स बोला जाता है. पूरा का पूरा रिब केज, ठीक है, पूरा का पूरा पिंजरे की तरह है. केज इसको इसलिए बोल रहा है, रिब्स पसलियाँ, पसलियों का केज. इसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है. अगली साइड में हार्ट होता है, नीचे की साइड में डायफ्राम होता है इसके, राइट. तो थोरेसिक कैविटी, पूरा का पूरा जो थोरेक्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्टर्नम की, रिब्स की, डायफ्राम की मूवमेंट होती है. और किस तरह की मूवमेंट होती है? अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड. ऊपर की तरफ होते हैं ये और बाहर की तरफ, ठीक है. ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट होती है, राइट. ये आप फील भी कर सकते हो, ठीक है. अभी मैं आपको आपका लेक्चर ले रही हूँ, इस टाइम पे भी आप अपने दोनों हैंड्स को अपने रिब्स पे रखिए, इनहेलेशन करिए.
फील करिए कि आपका रिब केज कहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली आपका रिब केज जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ भी है। यहाँ पे इंस्पिरेशन के अंदर यही चीज़ दिखाई हुई है इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन जस्ट इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। एक्सपिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? एक्सपिरेशन के अंदर एयर बाहर जा रही है, ठीक है। एक्सेलेशन हो रहा है। एक्सेलेशन मतलब एयर का बाहर जाना, तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट मूवमेंट होगी। जो स्टर्नम है, रिब केज है और डायफ्राम है, क्या होगा? इनकी मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, ठीक है, डाउनवर्ड होगी और इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम जो है एक्सपिरेशन के टाइम पे वो डिक्रीज़ हो जाएगा और मूवमेंट जो होगी डायफ्राम की, रिब्स की और स्टर्नम की, वो इनवर्ड होगी, ठीक है, डाउनवर्ड होगी, ठीक है, नीचे की तरफ मूवमेंट होगी और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें बच्चे क्लियर हो रही होंगी। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट डायग्राम। इस नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या है? इस नेक्स्ट डायग्राम में है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है बेसिकली वो होता क्या है, ठीक है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक पढ़ा है कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन के अंदर रिब्स की, डायफ्राम की और स्टर्नम की डाउनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है, और एक्सपायरेशन के अंदर इनकी इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। बस आपको इतना याद रखना है, राइट। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप याद रख लेना। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है डिस्निया, ठीक है। डिस्निया क्या होता है? डिस्निया होता है पेनफुल ब्रीदिंग। जब हमको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो, पेन हो रहा हो, उसको डिस्निया बोलते हैं। फिर है एपोनिया। एपोनिया होता है सी सेक्शन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रुक जाना इज़ नोन एज सी सेक्शन, ठीक है। और अगर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट इज़ नोन एज यूपोनिया। हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं, दैट इज़ नोन एज यूपोनिया। और हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर लगभग 750 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, क्योंकि एल्वियोलाई का काम होता है गैस एक्सचेंज करना, ठीक है। और ये एल्वियोलाइज जो होती है, एल्वियोलाइज की वजह से ही जो सरफेस एरिया होता है लंग्स के अंदर का वो इंक्रीज़ होता है। नॉर्मली हम लोग 12 से 14 टाइम 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 to 14 है पर मिनट, राइट। तो नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी हम कौन से पॉइंट पे आएंगे जिसका नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब तक हमने पढ़ा है ब्रीदिंग, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ वी विल डिस्कस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, वो रेस्पिरेशन जो बाहर हो रहा है। तो सोचो अब O2 कहाँ आ गई है? O2 आ गई है लंग्स के अंदर, ठीक है। नोज़ के थ्रू O2 कहाँ आ गई है? O2 आ गई है लंग्स के अंदर। तो O2 लंग्स के अंदर जब आएगी तो लंग्स से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड है, ब्लड इस O2 को लेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग है। तो लंग से जब O2 जो है वो ब्लड वेसल्स के पास जाएगी, ब्लड के पास जाएगी, तो उस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जा रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये आपको डायग्राम में बड़ा क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम जो है बच्चों, ये डायग्राम है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है हमारे लंग्स के अंदर, राइट। तो ये हमारे लंग्स का इंटरनल पोर्शन है और यहाँ O2 आ गई है। यहाँ से O2 कहाँ जाएगी? यहाँ से O2 जाएगी ब्लड के पास, और ब्लड के पास जो CO2 थी वो CO2 ब्लड के पास से अंदर चली जाएगी, ठीक है। दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब लंग के और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। नाउ हेयर इज़, और जो हमारे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हमारा HB है, HB की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है।
ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्लड इज कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके पास जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है एचबी के पास, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है ऑक्सीजन के साथ ही अच्छे से कंबाइन होता है। और जब जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्लड से, लंग्स से ऑक्सीजन आ गई है ब्लड के पास, नाउ ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन किसको देगा, टिश्यू को देगा, CO2 उससे वापस ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाया हुआ है इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है, टिश्यू के बीच में हो रहा है और ब्लड के बीच में हो रहा है। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जा रहा है टिश्यू रेस्पिरेशन। नाउ वी आर एट द पॉइंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज़ द मेन पॉइंट। इसको मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। 38 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ATP के, वो रिलीज़ होते हैं। तो वो जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस इस सेल के अंदर हो रही है, राइट। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, टिश्यू के बाद क्या आता है, सेल। सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की क्या है, सेल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है और जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर CO2, H2O और 36 ATP मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे एंजाइम इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। आई विश स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आई एम रिपीटिंग इन अ वेरी शॉर्ट वे कि सबसे पहले हमने ब्रीदिंग पढ़ा जहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर हो रहा है गैस एक्सचेंज ब्लड के और लंग के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन में हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है सेल और ब्लड के बीच में। सेल के अंदर बेसिकली फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को बोला जा रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई विश कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।